फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ मनी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 7% पर ईयर फॉर 6 months yield Rs 900 देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक अमाउंट ऑफ मनी है जिसे इन्वेस्ट किया गया है और उस पर मार्कअप रेट यानी बैंक की तरफ से जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट रेट जो मिल रहा है वो कितना है, 7% है पर ईयर, मीन्स हर साल। अब वो अमाउंट कितने वक्त के लिए रखी गई है, 6 months के लिए। अब 6 months के लिए वो अमाउंट जो रखी गई है उससे प्रॉफिट कितना मिल रहा है बैंक की तरफ से, 900 रुपीज़। देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये बताइए कि वो अमाउंट कितनी रखी गई थी जिस पर 6 महीनों के लिए अगर 7% जो है वो मार्कअप रेट रखा जाए तो उसके नतीजे में आपको प्रॉफिट मिलेगा 900 रुपीज़। बेसिकली इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है, मार्कअप रेट यानी प्रॉफिट रेट जो बैंक की तरफ से मिलता है वो है 7% पर ईयर, और टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए अमाउंट रखी गई है वो है 6 months, और जो इसमें है प्रॉफिट या जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट या प्रॉफिट, वो कितनी है इस पे 900। प्रॉफिट या मार्कअप, दूसरा वर्ड मैं भूल गया था, मार्कअप। एक होता है मार्कअप रेट, वो होता है परसेंटेज में, दूसरा मार्कअप या प्रॉफिट वो होती है रुपीज़ में, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं वो है मार्कअप रेट जो 7% है, टाइम पीरियड 6 months है, और जो मार्कअप है या प्रॉफिट है वो 900 रुपीज़ है। तो आपने इसमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो इस एक्सरसाइज के शुरू में जो हमने डिस्कस किया था कि ये चीज़ें फाइंड कैसे की जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड या मार्कअप या प्रॉफिट या मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट, उसके लिए जो फार्मूला था वो था I=PRT, जिसमें I जो था वो मार्कअप था या प्रॉफिट था, P जो था वो प्रिंसिपल अमाउंट था, R जो था वो मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट था, और T जो था वो टाइम पीरियड था। बेसिकली इस फार्मूले में बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिससे आप इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप मार्कअप रेट भी फाइंड कर सकते हैं, उसी फार्मूले से आप टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं जो डेटा गिवन है उसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये बिल्कुल क्वेश्चन 5 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, या उससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट जो क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना है, 7%। अच्छा, मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आर से। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें गिवन है वो है टाइम पीरियड T, कितने वक्त के लिए पैसा रखा गया है, 6 months। अब मैं मंथ्स को कन्वर्ट कर देता हूँ ईयर्स में, ठीक है ना। ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज 1 ईयर जो है वो कितने मंथ्स के इक्वल होता है, 12 months को मंथ्स के इक्वल होता है। जो अगर आप ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और जब आप मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये अपोजिट प्रोसेस है तो इसलिए फिर आप नंबर को, यानी यहाँ पर जो 6 months है, मंथ्स को फिर आप डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज 1 year इज इक्वल टू 12 months। एनी हाउ 6 months थे, इसे डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज हम 6 months को कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर्स में। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, दोनों 6 और 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने इन्हें डिवाइड किया और अब हमारे पास आ रहा है 1/2 years। 1/2 years को मैथ्स में हम पढ़ते हैं हाफ ईयर्स, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, 6 months हाफ ईयर्स के ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें गिवन है वो है प्रॉफिट या मार्कअप, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट भी हम कहते हैं, वो कितनी है, यील्ड्स 900, तो वो प्रॉफिट या मार्कअप जो है वो 900 है। प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट जो है वो 7% है। आपने फाइंड क्या करनी है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। वी डिनोट प्रिंसिपल अमाउंट बाय P, आपने ये फाइंड करना है। तो फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा जो इससे पहले क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया था, जो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। वी नो दैट प्रॉफिट और मार्कअप I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप रेट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड, ठीक। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है इन चारों चीज़ों में, ठीक है ना। चारों चीज़ों में हमने फाइंड करना है P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैं सबसे पहले ज़रा फार्मूले को स्ट्रक्चर करता हूँ। P को मैं यहीं पे रहने दूंगा, और RT जो यहाँ P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये I के साथ डिवाइड हो जाएंगे। या आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, P = I/RT। ये दरअसल मैंने फार्मूले को इसलिए स्ट्रक्चर किया, जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे हम इक्वेशन के एक तरफ रख देते हैं, या राइट या लेफ्ट साइड पे। जैसे जो फार्मूले का इनिशियल स्टेज है I = PRT, इस फार्मूले की मदद से तो हम मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं।
अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है तो पी को सेपरेट करेंगे, आर टी को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। इसी तरह अगर आपने मार्कअप रेट यानी आर फाइंड करना है तो फिर पी टी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो फार्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू आई अपॉन पी टी। या अगर आपने टाइम पीरियड टी फाइंड करना है तो फिर आप पी आर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और टी को सेपरेट कर देंगे, फार्मूला बनेगा आई ओवर पी आर इज इक्वल टू टी। ये सारे फार्मूले बुक में गिवन है एक्सरसाइज 4.2 से पहले। एनी हाउ यहाँ हमने प्रिंसिपल अमाउंट पी फाइंड करना है तो फार्मूला क्या बनेगा, पी इज इक्वल टू आई अपॉन आर टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, पी इज इक्वल टू आई क्या है, मार्कअप और प्रॉफिट कितना है 900 रुपीज़ है तो इसकी जगह मैंने लिखा 900। आर मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट कितना है 7% तो इसकी जगह लिखेंगे 7%। और टाइम पीरियड कितना है 1/2 ईयर्स यानी हाफ ईयर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अगला स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का। 7% को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 7/100। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल रिमेन द सेम, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, सिर्फ मैंने 7% को चेंज कर दिया 7/100 में। ठीक है ना, बिकॉज 7% को हम लिख सकते हैं 7/100 या 7/100 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 7%। अच्छा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने न्यूमरेटर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1s are 7 और 100 2s are 200 यानी 7/200। अगले स्टेप में मैंने इस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा जब भी आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है 7/200 इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/200 को आप लिखेंगे 200/7। ये हर वक्त तब भी होगा जब आप इस डिवीजन को या इस फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया ना तो उसके बाद जो फ्रैक्शन होगा उसके नीचे उस पर असर पड़ेगा, और वो असर क्या होगा कि आप उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे यानी उसका उलट लेंगे। 7/200 becomes 2/100 when we change this fraction into the multiplication। उसके बाद अब प्रोसेस आगे है। अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ठीक है ना, कि आप जब सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से फ्रैक्शन को, डबल फ्रैक्शन को, तो आप वो जो ऊपर वाला मेन फ्रैक्शन है उसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो निचला फ्रैक्शन है उसका आप लेंगे रेसिप्रोकल। इसके बाद 900 को डेफिनेटली 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 टाइम्स 200 ये आपके पास बन रहा है 1,80,000 डिवाइडेड बाई 7। तो जब आप 1,80,000 को 7 से डिवाइड करते तो आपके पास आंसर आ रहा है 25,714.29। ये वो अमाउंट है जो बैंक में रखी गई है, ये वो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसे रखा गया था बैंक में, और इस पर 6 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% था, या प्रॉफिट या मार्कअप रेट था वो 7% था, जिसके बाद ये जो प्रॉफिट या मार्कअप है वो 900 रुपीज़ बनेंगे इसमें। अच्छा बुक के लास्ट पेज पे जब आप आंसर देखेंगे तो वहाँ आंसर इसका कुछ और आ रहा होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वहाँ बुक में टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है या गलत, तो ये मैंने रेड कलर से वेरिफिकेशन लिखी है, ये सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपका जो नोटबुक वर्क है वो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। आप कैसे वेरीफाई करेंगे, अब देखिए मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखी है, इस मरतबा मैं फाइंड करने जा रहा हूँ आई। अब आई क्या है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या मार्कअप, ठीक है ना, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ये मेरे पास गिवन है 25,714.29। प्रॉफिट या मार्कअप मुझे फाइंड करना है आई, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा। टाइम पीरियड वही है हाफ ईयर, और मार्कअप रेट आर कितना है 7%। फिर वही फार्मूला लगाया मैंने, आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है ना। अब जब मैं आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट की जगह लिखता हूँ 25,714.29 और मार्कअप रेट की जगह लिखता हूँ 7% और टाइम पीरियड टी की जगह लिखता हूँ 1/2 ईयर, यानी मैंने वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। अच्छा इसमें एक चीज़ जो है, अगर मैं यही नंबर लिखता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट की 257 यानी 25,714.29, तो आंसर थोड़ा सा बहुत ही छोटे एरर के साथ आपके पास आंसर आएगा 900, ठीक है ना, यानी 899 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अगर उस नंबर को आप राउंड ऑफ करेंगे तब भी आपके पास आंसर 900 ही आएगा, ठीक है। या फिर ये जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट की है, देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट को ये था 1,80,000 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास नंबर क्या आ रहा है 25,714.29
28571428, बहुत सारे इसमें डिजिट्स हैं, तो मैंने इसे राउंड ऑफ किया था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 and 8। थर्ड डिजिट 5 है, ठीक है ना, ये 4 से ज़्यादा है, तो आप इस प्रीवियस डिजिट 8 में 1 ऐड कर देंगे, 8 + 1 ये बन जाएगा 9, और बाकी सबको आप टर्मिनेट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ जो मैंने नंबर लिखा हुआ है ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने ये नंबर लिखा है, यानी मैंने पूरा नंबर यहाँ पे लिखा है। यहाँ तो 11 से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसी नंबर के साथ, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी नंबर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.07, यानी जो मार्कअप रेट है 0.07, और इसी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 को, जो कि टाइम पीरियड है 0.5, तो मेरे पास पूरा 900 आ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट की है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। बुक में आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है ना, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और 7% का मतलब है 7/100। जब आप 7 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.07। ये देखें, 7 डिवाइडेड बाई 100, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है ना 7% का, तो 7 डिवाइड बाई 100 इज़ 0.07। अच्छा, अब अगर मैं ये वाली वैल्यू लगा दूँ प्रिंसिपल अमाउंट की, तो देखिए आपका आंसर 900 के बिल्कुल नियरेस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू जो मैंने राउंड ऑफ की है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप देखें 25,714 मल्टीप्लाई बाय 7% की जगह मैं लिखूँगा 0.07, मल्टीप्लाई बाय 1/2 की जगह लिखूँगा 0.5, ये 899.99, यानी कि 0.01 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसको ऐड करते हैं इसके साथ 0.01, तो आपके पास फिक्स 900 आ जाएगा। अच्छा, ये एरर किस लिए आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये थी और मैंने इसे राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो माइनर मिस्टेक्स इसमें होंगी, और ये एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है, यानी दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। बहरहाल ये वेरिफिकेशन मैंने इसलिए करवाई थी क्योंकि बुक में आंसर डिफरेंट आ रहा था। मैंने कहा ऐसे नहीं आप लोगों को लगे कि आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है। तो आपका आंसर 25,714.29 बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ये था अपना प्रॉफिट था या मार्कअप था वो 900 ही है। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है। यील्ड्स का मतलब है पैदा करना, ठीक है ना। तो अगर 6 महीनों के लिए आपने कोई अमाउंट रखी है जिस पर आपको सालाना 7% जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मार्कअप रेट मिल रहा है, और आपने वो अमाउंट 6 महीने के लिए रखी है, तो आपको उस पर प्रॉफिट कितना मिलेगा? 900। अब वो अमाउंट कितनी होगी वो भी आपने फाइंड आउट कर ली। वो अमाउंट है 25,714.29। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप वुड अ सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स? बहुत ही मुख्तसर स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें छुपी हुई और थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप वुड अ सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स? आपने फर्ज करीब बैंक में रखे हुए हैं 1 लाख रुपए, ठीक है ना। कितना अरसा लगेगा कि ये 1 लाख रुपए डबल हो जाए, 2 लाख बन जाए? बस इतनी सी जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि आप जो है ना, अगर आपने 1 लाख रुपए रखे हुए हैं 20 साल के लिए, तो 20 साल में वो अगर बनते हैं 2 लाख रुपए, यानी डबल हो जाएंगे ना। तो इस आप बताएं कि मार्कअप रेट उस पर कितना लगा होगा। आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं, 1 लाख रुपए 20 साल के बाद बन जाते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है ना। तो आप ये बताइए उस पर मार्कअप रेट कितना लगा होगा, कितना % इंटरेस्ट रेट लगा होगा, ठीक है, या कितना % जो है वो प्रॉफिट रेट लगा होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू आर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसी को हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द मनी डबल्स द मार्कअप और प्रॉफिट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट। यानी यूँ समझे कि जैसे आपने कहा था ना, कि मैंने आपसे कहा था ना कि अगर फर्ज करें आपने 1 लाख रुपया रखा है, ठीक है ना। अब वो 1 लाख रुपया क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है ना आपकी। अगर 1 लाख रुपया डबल होता है तो फिर वो क्या बन जाएगा? 2 लाख रुपया बन जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट थी और 1 लाख रुपया
प्रॉफिट या मार्कअप है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्कअप या प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट की इक्वल आ जाएगी? बिल्कुल। देखिए 1,00,000 रुपये आपने रखा था और वो 20 साल के बाद डबल हो गया, यानी 2,00,000 रुपये बन गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट कितना मिला? जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। 1,00,000 रुपये ही प्रॉफिट मिला ना आपको, और 1,00,000 रुपये आपने रखे ही थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि द मार्कअप और द प्रॉफिट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट। यही क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैसे डबल हो जाएंगे 20 सालों में, तो आप बताएं कि जो मार्कअप रेट है वो कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। तो एक चीज तो इसमें तय है कि इस कंडीशन में मार्कअप या प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल से भी मैंने समझाई, प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 है, तो वो अगर अमाउंट डबल हो जाती है 2,00,000, तो इसमें यह कहेंगे कि जो मार्कअप है या प्रॉफिट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ गई, यानी 1-1 लाख। अच्छा, आगे मैंने लिखा है देयरफॉर मार्कअप या प्रॉफिट जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, उसकी जगह हम पी भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्कअप या प्रॉफिट डबल हो गई, यानी प्रिंसिपल अमाउंट की इक्वल आ गई ना। 1,00,000 प्रिंसिपल अमाउंट था और 1,00,000 प्रॉफिट मिल गया, तो 1 + 1 2,00,000 डबल हो गया ना 1,00,000। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रॉफिट है या मार्कअप है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ गई। तो मैंने लिखा है देयरफॉर मार्कअप या प्रॉफिट जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, आई इक्वल है पी के। आगे टाइम पीरियड कितना है जिसे हम टी से डिनोट करते हैं? क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 20 ईयर्स। वही फार्मूला, वी नो दैट आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आई इज इक्वल टू पी, यानी मार्कअप या प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ जाएगी, इसीलिए अमाउंट डबल होगी ना। तो एज इंटरेस्ट और मार्कअप इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट, यही केस है ना। तो देयरफॉर मैं इस आई की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा? पी पुट कर दूंगा, ठीक है ना। इस आई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? पी पुट कर दूंगा, बिकॉज आई इज इक्वल टू पी इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। मार्कअप या जो प्रॉफिट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ जाएगी ना, इसलिए तो हम कहते हैं डबल हो जाएगा पैसा। तो आई की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ पी, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? आई की जगह लिखेंगे पी इज इक्वल टू पी आर टी। देयरफॉर पी इज इक्वल टू पी आर टी। अब यहाँ पे भी पी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी पी है, तो राइट साइड के पी को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। पी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होकर इस पी से डिवाइड हो जाएगा। पी के साथ कट जाएगा तो रह जाएगा 1 इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। आर क्या है? मार्कअप रेट, और टी क्या है? टाइम पीरियड। तो 1 इज इक्वल टू आर एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज आर आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। ये मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट आपने फाइंड करना है, आर एज इट इज आ जाएगा। टी टाइम पीरियड है जो कि है 20 ईयर्स, ठीक है ना। आर फाइंड करना है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 1 को 20 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.05। अब 0.05 क्या है? ये है मार्कअप रेट, जबकि मार्कअप रेट होती है परसेंटेज में। ये नंबर है एक 0.05, और जो मार्कअप रेट है या जो प्रॉफिट रेट है, ठीक है ना, वो होती है परसेंटेज में। तो अब इस 0.05 को आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब आप 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और चूंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया इसलिए अब आप ऐड करेंगे परसेंटेज सिंबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट कितना होना चाहिए? 5%। अगर प्रॉफिट रेट 5% है तो जो अमाउंट है आपके पास, ठीक है ना, वो 20 साल के अंदर अंदर डबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर फर्ज करें प्रिंसिपल अमाउंट आपने रखी है 1,00,000 रुपये, तो प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट 5% है, तो 20 साल के बाद 1,00,000 क्या हो जाएगा? 2,00,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ जाएगा। जितना आपने जमा किया था उतना ही आपको प्रॉफिट या मार्कअप मिला है या आई मिला है, जिससे हम डिनोट करते हैं मार्कअप या प्रॉफिट को, ठीक है ना। सो आखिर में आप लिखेंगे हिंस द मार्कअप रेट ऑफ 5% पर एनम विल डबल द मनी इन 20 ईयर्स। अगर प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट 5% होगा तो 20 साल के अंदर अंदर जो आपने अमाउंट रखी है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी, यानी आपकी जो प्रॉफिट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इन व्हाट टाइम वुड द मार्कअप ऑन RS 10,000 बी
आर इज 2100 एट 5% पर एनम। क्या कुछ गिवन है इसमें? सबसे पहले ये देखते हैं। लिखा हुआ है कि इन व्हाट टाइम, इसका मतलब तो बहुत क्लियर हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड, कितना वक्त लगेगा। ठीक है ना, कि अगर बैंक में आपने पैसे रखे हैं 10,000 रुपये, ठीक है ना, और उस पर सालाना आपको प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट मिल रहा है 5%, ठीक है ना। अब 10,000 पे अगर आपको मिलते हैं 2,100 रुपये प्रॉफिट या मार्कअप, तो वो कितना वक्त गुजर चुका होगा उस पैसे पर। यानी 10,000 को आप कितने मंथ्स या कितने सालों के लिए रखेंगे जब आपको 10,200 पे प्रॉफिट मिले 2,100, अगर प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट 5% पर ईयर हो। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा लिखते हैं जिसमें आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी यही अमाउंट आपने बैंक में रखी है ना 10,000, तो इसे हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट से। अच्छा, मार्कअप कितना, इस पर प्रॉफिट कितना लगे 2,100, तो मार्कअप या प्रॉफिट आई इज इक्वल टू 2,100। अच्छा, मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट कितना है 5%, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है ये आपने फाइंड करना है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन वी नो दैट आई इज इक्वल टू पी आर टी। फाइंड क्या करना है आई इज इक्वल टू पी आर टी में, स्मॉल टी फाइंड करना है, यानी टाइम पीरियड। तो पी आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे आई के साथ, डिवाइड हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा टी इज इक्वल टू आई अपॉन पी आर। अच्छा, अब आई क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी आई है प्रॉफिट या मार्कअप, तो वो कितना है प्रॉफिट या मार्कअप 2,100, तो आई की जगह आप लिखेंगे 2,100। और पी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक में रखी थी, वो कितनी थी 10,000। और इसके साथ साथ आर क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना, या मार्कअप रेट, प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट, वो कितना परसेंट है 5% है, इज इक्वल टू द टाइम पीरियड टी। इस फार्मूले से फिर आप टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में मैं 5% को लिखूंगा 5/100, यानी ये है फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द 5%। उसके बाद अगर मैं 5 से 100 को डिवाइड करता हूं तो आंसर आ रहा है 0.05, और जब आप 0.05 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है आपके पास 500। ये सारे स्टेप्स सोल्यूशन के हैं, ठीक है ना। तो जब आप 2100 को 500 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है, या बहुत ही सिंपल डिवीजन है यहाँ पर, ये देखें, ये 2 0 2100 के ये कट जाएंगे 500 के जीरोस के साथ। अब आपके पास अमाउंट क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी 21/5 इज इक्वल टू द टाइम पीरियड टी। अच्छा, अब 21/5 है क्या, इसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से ईयर्स एंड मंथ्स में। तो जब आप 21 को 5 से डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर आ रहा है 4.2 ईयर्स इज द टाइम पीरियड। लेकिन इसमें जो है ना बड़ी डिटेल के साथ हमें चाहिए आंसर, तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पर जो 4.2 ईयर्स है इसे मैं डेज और मंथ्स में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि हमें पूरा पता चले कि टोटल टाइम पीरियड कितना लगा उस पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ कन्वर्जन की है, हम एक्चुअली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 4.2 ईयर्स को, हम कन्वर्ट कर रहे हैं 4.2 ईयर्स को ईयर्स, मंथ्स और डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4.2 ईयर्स सेपरेट होल ईयर्स, ये जो डेसिमल से पहले 4 आपको नजर आ रहा है ये होल ईयर्स है, और जो 0.2 है ये डेसिमल पार्ट है। तो 4.2 को हम लिख सकते हैं 4.2 प्लस 0.2, सॉरी 4 प्लस 0.2, 4.2 को हम लिखेंगे 4 प्लस 0.2। अब 4 तो हो जाएगा ईयर्स, वो जो 0.2 है उसे मैं कन्वर्ट करता हूँ मंथ्स में। तो क्या करेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो इसका मतलब है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 2.4। तो ये मतलब ये हुआ कि कितने मंथ्स लगे 2.4, 4 ईयर्स एंड 2.4 मंथ्स। अब इसमें फिर जो 2 है वो तो मंथ्स है और 0.4 जो है वो डेज है। तो अब डेज को कन्वर्ट करते हैं, हाँ 0.4 को कन्वर्ट करते हैं डेज में हम। तो 2.4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 प्लस 0.4, वो जो 2 है वो मंथ्स हो जाएंगे और 0.4 को हम कन्वर्ट करते हैं डेज में। तो मैं 0.4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है कि दिन कितने लगेंगे 12 डेज।
तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा, 4 years 2 months एंड 12 days। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, उमैर परचेस्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹36,000। उमैर ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है जिसकी प्राइस है ₹36,000। ही पेड 18% एज डाउन पेमेंट। अच्छा, डाउन पेमेंट ये होता है जो आप उसी वक्त देते हैं, ठीक है ना। कुछ जैसे आपने देखा होगा ये गाड़ियाँ वगैरह जब आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिलती है तो आपको कुछ जो है ना वो डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। शुरू में कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और उसके बाद फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो डाउन पेमेंट उसी वक्त जो पैसे पे किए वो कितने किए गए हैं, 18%, 18% ऑफ द टोटल प्राइस 36,000। अब जब डाउन पेमेंट की गई है 100% प्राइस कितनी है, 36,000। 18% प्राइस आपने पे कर दी है तो कितनी रह जाएगी, 88% प्राइस रह जाएगी, सॉरी 82% प्राइस जो है वो रह जाएगी 36,000 का। तो यहाँ पर जो डाउन पेमेंट है वो 18% है और 7.5% फाइनेंस चार्जेस एंड द बैलेंस इन 12 इक्वली मंथ्स, ठीक है ना। अच्छा, क्या किया उमैर ने, एक मोटरसाइकिल है जिसकी प्राइस 36,000 रुपीज़ है, उसने 18% जो है वो उसकी डाउन पेमेंट कर दी है और उसके बाद जो फाइनेंस चार्जेस है और जो बैलेंस है वो उसने 12 मंथ्स में रिटर्न कर दिया। अब ये जो ज़रा समझे कि ये फाइनेंस चार्जेस और बैलेंस है क्या। बैलेंस का मतलब तो ये कि वो जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है ना। 36,000 का आपने 18% पे कर दिया, जो रह गए वो आपके होंगे बैलेंस। और फाइनेंस चार्जेस क्या होंगे, देखिए जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो वो एक्चुअल प्राइस से उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आप कैश पे लेते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है जो 1 लाख की है, अगर आप उसे कैश पे लेते हैं तो आपको फ़ौरन 1 लाख पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे तो हो सकता है वो आपको 1,10,000 या 1,20,000 पे मिल जाए, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करते हैं तो उसकी कीमत एक्चुअल कीमत से, कैश कीमत से बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि अगर डाउन पेमेंट जो है वो 18% हो और 7.5 फाइनेंस चार्जेस हो और बाकी जो बैलेंस है वो 12 मंथ्स में पे कर दिया जाए तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। आप ये बताइए कि उमैर ने डाउन पेमेंट कितनी अदा की थी, 36,000 का कितना ₹1,000 उसने अदा किया। तो हम फाइंड करेंगे 18% ऑफ 36,000, बिकॉज ये क्लियर है कि डाउन पेमेंट जो है वो 18% हुई है। तो मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट पार्ट को। टोटल कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल मैंने लिखी 36,000 रुपीज़, डाउन पेमेंट कितनी है 18%। अब उसके बाद आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, ये तो डाउन पेमेंट परसेंटेज में है, ये कितने रुपए बनते हैं 36,000 का। इसके लिए आप क्या करेंगे, 18% को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल यानी 36,000 से। अब अगले स्टेप में 18% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 18/100 मल्टीप्लाई बाय 36,000। अगले स्टेप में आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे 36,000 के 2 zeros के साथ, सॉरी ये, ठीक है ना। तो अब आपके पास वैल्यूज़ क्या रह गई, हमारे पास वैल्यूज रहेगी 18 मल्टीप्लाई बाय 360 और इनका प्रोडक्ट क्या होगा 6,480। तो उमैर ने डाउन पेमेंट कितनी की थी 36,000 में से 6,480, बाकी उसने जो है उमैर ने इंस्टॉलमेंट्स की मद में पे करना है, ठीक है ना। हमने क्या फाइंड किया उसका, हमने ये फाइंड किया कि जो डाउन पेमेंट है वो कितनी दी है उमैर ने 6,480, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ओड। अब वो बाकी अमाउंट कितनी रह गई, अमाउंट ओड वो अमाउंट होती है जो आपको पे करना होती है डाउन पेमेंट के बाद, ठीक है ना। डाउन पेमेंट आपने कितनी दी, ये 6,480। अब जो अमाउंट रह गई उसे हम कहते हैं अमाउंट ओड। तो सेकंड पार्ट में आते हैं अमाउंट ओड, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट ओड इज इक्वल टू द रिमेनिंग अमाउंट प्लस फाइनेंस चार्जेस। अब 18% तो आपने दे दिए 6,480, वो जो बाकी पैसे रह गए उसमें फाइनेंस चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है ना। कैश पे तो फाइनेंस चार्जेस नहीं लगते ना, वो जो इजाफी पैसे लेने होते हैं, प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब आप
इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे तो फिर जो है ना रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी जो बच गई आपकी अमाउंट, ठीक है, वो भी आप भी आके फाइंड करते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस चार्जेस भी लगा देते हैं। फाइनेंस चार्जेस जो भी कोई शॉपकीपर होता है या जो कंपनी होती है आपको जब कोई प्रोडक्ट देती है तो उसके साथ वो अपने कुछ चार्जेस भी लगा देती है, अपना कोई प्रॉफिट भी लगा देता है। फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट है 1 लाख की तो आपको सोल्ड करता है वो आपको 1,20,000 या 1,30,000, तो वो जो 30 या 20,000 है वो क्या कहलाएंगे, फाइनेंस चार्जेस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट ओड किसके इक्वल है, रिमेनिंग अमाउंट प्लस फाइनेंस चार्जेस, ठीक है ना। अमाउंट ओड किसके इक्वल है, रिमेनिंग अमाउंट प्लस फाइनेंस चार्जेस। अब कितनी अमाउंट रहेगी ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप क्या लिखेंगे, 36,000 माइनस 6,480। ये क्या है 6,480, 36,000 तो टोटल अमाउंट है इसकी, और 3,480 क्या है, ये वो अमाउंट है जो उसने डाउन पेमेंट के तरीके से तौर पे कर दी थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग अमाउंट होगी 36,000 माइनस डाउन पेमेंट 6,480 इज इक्वल टू 29,520। ये हो गई रिमेनिंग अमाउंट। अब फाइनेंस चार्जेस कितने हैं, 7.5% मल्टीप्लाई बाय 29,520, ठीक है। आप इसके फाइनेंस चार्जेस कैसे निकालेंगे, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका आप 7.5% निकालेंगे। डाउन पेमेंट तो कर दी, उस पर फाइनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि वो कैश था। अब जो इंस्टॉलमेंट्स है उस पर 7.5% फाइनेंस चार्जेस लगेंगे। तो आप 7.5% इसकी फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे 7.5% को आप लिखेंगे 7.5 अपॉन 100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 7.5। आगे मूव करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 29,520 इज इक्वल टू, इसे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले आप 7.5 को डिवाइड करते हैं 100 से, 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है 0.05, ठीक है ना। और फिर जब 0.05 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 29,520 से, तो 2,214 आ जाएगा। बस अब ये क्या है, ये फाइनेंस चार्जेस है, यानी उसने वो जो शॉपकीपर था या जो ऑनर था उसने आपसे कितने सर्विसेज चार्जेस लिए या कितनी जो है वो फाइनेंस चार्जेस लिए, 2,216। ये आपसे उसने इजाफी चार्ज लिए बिकॉज वो उसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो कैश में 36,000 थी और इंस्टॉलमेंट में वही प्राइस नहीं रहेगी बल्कि थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 2,214। तो अब ये बताइए कि अमाउंट ऑड कितने रह जाएंगे, यानी बकाया कितने रह जाएंगे। अमाउंट ऑड को हम उर्दू में कहते हैं वाजिबुल अदा, यानी बाकी रकम कितनी रह जाएगी, वो इक्वल होगी रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी, 29,520 प्लस फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस कितने थे, 2,214। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31,734। 36,000 में से डाउन पेमेंट कितनी की थी, 6,480, और उसके बाद 7.5% फाइनेंस चार्जेस के बाद जो अमाउंट ओड है, मज़ीद जो पे करना है आपने, वो कितनी रह जाएगी आपके ऊपर, 31,734। तो आप ये बताइए कि उसकी, अच्छा तीसरा पार्ट फिर ये है कि मंथली पेमेंट कितनी है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच मंथली पेमेंट। अब वो जो अमाउंट रहेगी वो मंथली पेमेंट्स में उमेर कितना पे करेगा, तो आप लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट यानी 31,734 डिवाइडेड बाई 12। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो आप जब इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2,644.50। आप हर महीने जो है वो 644.50 वो आप क्या करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स की मद में पे करते जाएंगे। मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जावेद bought a car for Rs 700,000 or 7 lakh rupees. He paid 20% down payment, 6% service charges, and the balance in 36 monthly payments. How much would he has saved by paying cash? Also find his monthly installment. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जावेद ने कार ख़रीदी है जिसकी प्राइस है पाकिस्तानी रुपीज़ में
₹7,00,000 और 700,000। अब इस कार के लिए उसने डाउन पेमेंट कितनी की थी, एडवांस पेमेंट कितनी की है, 20%। 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार मीन्स 700,000। और उसके बाद उसने 6% जो है वो सर्विस चार्जेस पे किए। और इसके बाद जो बकिया जो बैलेंस है जो उसके ऊपर रह रहा है जावेद के ऊपर, वो जावेद ने 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दी। अब आप ये बताइए कि अगर जावेद वो कार कैश पे लेता तो जावेद को कितनी बचत होती। जाहिर है जब आप किसी चीज़ को कैश पे लेते हैं उसकी अमाउंट कुछ होती है, और अगर उसी चीज़ को आप इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो सर्विस चार्जेस की वजह से उस पर जो है ना कुछ प्रॉफिट लग जाता है जो ऑनर आपसे लेगा। तो अगर ये हर चीज़ में ऐसी होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, कोई घर लेते हैं एडवांस कैश पेमेंट पे, अगर घर की प्राइस है फॉर एग्जांपल 20 लाख, तो इंस्टॉलमेंट्स की मद में वो प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी 22 और 23 लाख तक। इसी तरह गाड़ी भी अगर आप लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे तो उसकी वो ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी प्राइस उसकी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द सर्विस चार्जेस और प्रॉफिट। तो यहाँ जो कार की एक्चुअल प्राइस है वो है 700,000, जबकि उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 20% है, 6% सर्विस चार्जेस है इसमें, और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो जावेद 36 मंथली पेमेंट्स में पूरा करता है। आप ये बताइए कि अगर जावेद इन सब को छोड़ के उस गाड़ी को कैश पे लेता तो जावेद को कितना सेव होता, यानी उसको कितनी बचत होती। और इसके साथ साथ अगर जावेद ये गाड़ी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे लेता है तो हर मंथ जावेद को कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले जो डेटा इसमें गिवन है वो हाईलाइट करता हूँ। जैसे टोटल प्राइस ऑफ द कार कितनी है, 700,000 या 7 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट जिसको आजकल हम टर्म यूज़ करते हैं एडवांस पेमेंट, तो एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट कितनी की जावेद ने, 20% ऑफ द 700,000। अब ये 20% 7 लाख या 700,000 का बनता कितना है, तो इसे मैं नाम दूंगा अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। ये परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट है और अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट कुछ और होगी, यानी जावेद ने 7 लाख में से कितने रुपए जो है वो एडवांस की मद में दे दिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। अब चूंकि हमें फाइंड करना है 20% ऑफ 7 लाख, तो इसलिए 20% मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। हम ये फाइंड कर रहे हैं कि जावेद ने 20% तो दे दिया 7 लाख का, लेकिन ये 20% 7 लाख का बनता कितना है, कितने रुपए बनते हैं। तो लिहाजा 20% मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल प्राइस 7 लाख। अब 20% को एक्सप्रेस करते फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 20% कैन आल्सो बी रिटन एज 20/100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। यहाँ कुछ कैंसिलेशन करते हैं, जैसे 100 का जो ज़ीरो है वो 20 के ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि जो 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं वो 700,000 के साथ या 7 लाख के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 20 के साथ इसका ज़ीरो जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो रह क्या गया आपके पास नंबर 20 मल्टीप्लाई बाय 7,000। 2 ज़ीरो कट गए 700,000 के या 7 लाख के, तो नंबर क्या रह जाएगा 7,000। और यहाँ 100 के भी 2 ज़ीरो कट गए, तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 20। जब आप 20 को 7,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आ रही है 1,40,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जावेद ने उसकी जो एडवांस पेमेंट है 7 लाख में से जावेद ने 1,40,000 रुपये एडवांस पेमेंट की मद में पे कर दिए। 140,000 जावेद ने एडवांस पेमेंट की मद में पे कर दिए। अब आते हैं अमाउंट ओड। अब अमाउंट ओड का मतलब है वाजिबुल अदा रकम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन पेमेंट के बाद सर्विस चार्जेस समेत और कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे कार ऑनर को, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है अमाउंट ओड इज इक्वल टू द रिमेनिंग अमाउंट प्लस सर्विस चार्जेस। यहाँ सर्विस चार्जेस का मतलब वो होता है वो प्रॉफिट जो कार ऑनर लेना चाहता है, जो आपको गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा है, या वो प्रॉपर्टी ऑनर आपसे लेना चाह रहा है जो प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा है इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है ना। आजकल तो आप बाइक भी अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उसकी ओरिजिनल प्राइस से बाइक की कीमत जो है ना वो 20, 25 या 30,000 बढ़ जाती है। वो क्या होता है 20, 25 या 30,000, वो होते हैं सर्विस चार्जेस, ठीक है ना। तो अमाउंट और जो वाजिबुल अदा रकम यानी बाकी बच जो गई है रकम वो कितनी है, रिमेनिंग अमाउंट प्लस सर्विस चार्जेस। अच्छा, अब सबसे पहले फाइंड करते हैं रिमेनिंग अमाउंट। तो अगर जावेद ने 1,40,000 एडवांस में पे कर दिए तो अब अमाउंट कितनी रह जाएगी, बहुत सिंपल है।
आप कार की प्राइस से 1,40,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट रह जाएगी 5,60,000। एक दूसरा अमाउंट ओड में आता है सर्विस चार्जेस, उस कार ऑनर का प्रॉफिट, क्योंकि वो आपको कैश पे नहीं दे रहा, वो आपको दे रहा है इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है ना। कैश में फिर ये सर्विस चार्जेस नहीं लगते। सर्विस चार्जेस तब लगते हैं जब आप पे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की मद में अमाउंट, ठीक है ना। तो अब रिमेनिंग अमाउंट तो 5,60,000 होगा। अब आते हैं सर्विस चार्जेस पे। सर्विस चार्जेस कितना पे कर रहे हैं जावेद? 6% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। देखिए यहाँ 6% ऑफ 7 लाख आप फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज 7 लाख में से 20% यानी 1,40,000 तो पे कर दिया उसने। जो अमाउंट रिमेन है, जो बच गई अमाउंट, वो है 5,60,000। अब ये 5,60,000 जावेद जब इंस्टॉलमेंट्स की मद में देगा तो उस पर जो है ना वो सर्विस चार्जेस कितना पे करना पड़ेंगे जावेद को? 6%। तो लिहाजा मैं फाइंड करूंगा 6% ऑफ 5,60,000। जैसे यहाँ हमने फाइंड किया था 20% ऑफ 7 लाख, तो मैंने यहाँ 20% को 7 लाख से मल्टीप्लाई किया था। अब चूंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ 6% ऑफ 5,60,000, तो लिहाजा मैं 6% को मल्टीप्लाई करूंगा, रिमेनिंग अमाउंट 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 क्या है? चूंकि जावेद ये अमाउंट पे करने जा रहा है 36 मंथ्स में, 36 महीनों में, तो 36 मंथ्स 3 ईयर्स के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ड्यूरेशन कितनी है? 3 ईयर्स है या 36 मंथ्स है। तो लिहाजा मैं 6% फाइंड करूंगा 5,60,000 का। अब जाहिर है ये जो अमाउंट है रिमेनिंग 5,60,000, ये जावेद एक ही मंथ में तो नहीं देगा ना, ये खींचेगा इसको 36 मंथ्स तक। तो लिहाजा 36 मंथ्स तक उस पर कंटिन्यूअसली सर्विस चार्जेस लगेंगे 6% के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम फाइंड कर रहे हैं सर्विस चार्जेस 6% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 5,60,000, और ये रिमेनिंग अमाउंट कब कितने टाइम में पे हो जाएगी? 3 ईयर्स या 36 मंथ्स। इसलिए हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी। अगले स्टेप में मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ 6% को एज अ फ्रैक्शन विच इज 6/100। आपको ये बात जहन में आ चुकी होगी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 6% का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। कुछ सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। जैसे 100 के 2 zeros कैंसल आउट हो जाएंगे 5,60,000 के 2 zeros के साथ। नंबर क्या रह जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5,600 मल्टीप्लाइड बाय 3। इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। 6 टाइम्स 5,600 टाइम्स 3, टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 100,000, 1,08,000, ठीक है ना। 1,08,000 या 100,800, ठीक है ना। इंटरनेशनल और अरबिक सिस्टम में हम इसे इसी तरह से रीड करते हैं। अच्छा, तो सर्विस चार्जेस कितने लगेंगे? 3 साल तक सर्विस चार्जेस 3 साल तक बढ़ते जाएंगे और ये कितना बन जाएंगे? 1,08,000। तो अब अमाउंट ओड कितनी हो जाएगी? यानी वाजिबुल अदा रकम जावेद के ज़िम्मे, जावेद के ऊपर टोटल और कितनी अमाउंट अदा करनी होगी जावेद को? 5,60,000 तो उसकी रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी। सर्विस चार्जेस कितने हो जाएंगे? 1,08,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो जावेद को लमसम 6,60,800 रुपीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में 3 साल तक के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। जावेद को 3 साल के टाइम के दौरान 5,60,000 जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी और 1,08,000 जो उसके सर्विस चार्जेस होंगे, इन दोनों को मिला के टोटल 3 सालों में जावेद को 6,60,800 अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में पे करनी पड़ेगी। इसमें सर्विस चार्जेस भी हमने ऐड कर दिए 3 साल के लिए। उसके बाद आते हैं अमाउंट सेव्ड। क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर जावेद इंस्टॉलमेंट की बजाय डायरेक्ट कैश पे ले लेता तो जावेद को कितनी बचत होती? डेफिनेटली अगर आप जावेद की हम बात करें, अगर जावेद यहाँ पर कैश पे लेता तो जावेद को बचत हो जाती उसके सर्विस चार्जेस की। अब सर्विस चार्जेस की अमाउंट कितनी बन रही थी यहाँ पर? कहाँ गया? 1,08,000 रुपीज़। तो अगर जावेद एक साथ ही कैश पे ले लेता ये गाड़ी तो जावेद को 1,08,000 रुपीज़ की बचत हो जाती थी। तो अमाउंट सेव्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑड माइनस प्राइस ऑफ द कार 7 लाख रुपीज़। ये है अमाउंट सेव्ड फॉर फाइंड करने का फार्मूला।
डाउन पेमेंट जावेद ने कितनी की थी 20%, यानी 1,40,000। अमाउंट ओड कितनी रही अभी आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, अमाउंट ओड में सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड है, तो कितनी है 6,60,800। यहाँ पर मैंने शायद एक जीरो कम कर दिया ये। और कार की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 7 लाख। इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको, डाउन पेमेंट और अमाउंट ओड को, इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस, इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 1,40,000 प्लस 6,60,800 इज इक्वल टू 8,08,000 माइनस कैश पे प्राइस कितनी थी गाड़ी की 7 लाख। ये इंस्टॉलमेंट्स की मद में प्राइस है और ये कैश की मद में प्राइस है। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, वही सर्विस चार्जेस 6% ही आ रहा है जो जावेद को कंटिन्यूसली 3 साल तक 6% के हिसाब से देने पड़ रहे थे। तो कितने हुए 1,08,000 रुपीज़ जावेद को बचत होगी। अगर वो गाड़ी को इंस्टॉलमेंट्स की मद में ले रहा है तो गाड़ी को जावेद को गाड़ी की कीमत में मज़ीद 1,08,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही कार जावेद कैश पे लेता है तो फिर जावेद को सर्विस चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जावेद को 1,08,000 रुपीज़ की बचत होगी। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि दोबारा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ, ये हाउ मच वुड ही हैज़ सेव्ड बाय पेइंग कैश। अगर जावेद कैश में पैसे देता है तो कितनी बचत होगी जावेद को 6% सर्विस चार्जेस की बचत होगी और वो अमाउंट कितनी बनती है 1,08,000। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया था कि अगर जावेद ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स की मद में लेता है तो हर महीने जावेद को कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेगी। तो आप लिखिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ जो मैंने नंबर लिखा है 6,60,800, ये वो है अमाउंट ओड जिसको हम कहते हैं, ये जिसमें शामिल है रिमेनिंग अमाउंट 5,60,000 और 6% सर्विस चार्जेस यानी 1,08,000। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो जावेद के ज़िम्मे यही अमाउंट रहती थी ना 6,60,800। यहाँ 7 लाख नहीं लिखेंगे बिकॉज 7 लाख में से 1,40,000 जावेद पे कर चुका है एडवांस की मद में। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है या अमाउंट ओड, ऐसे रिमेनिंग नहीं पड़ेंगे, अमाउंट ओड यानी वाजिबुल अदा जो अमाउंट है 6,60,800 डिवाइडेड बाय 36। हम इस अमाउंट को 36 इक्वल मंथ्स पे डिवाइड करेंगे तो जावेद को हर मंथ कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 36 से यू विल गेट 18,355.56, यानी जावेद को हर महीने 36 मंथ्स तक 18,355.56 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर जावेद वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स की मद में लेता है। लेकिन अगर जावेद उसी गाड़ी को 7 लाख रुपीज़ की गाड़ी को कैश में लेता है तो जावेद को कितना प्रॉफिट होगा या कितनी सेविंग्स होगी 1,08,000 रुपीज़। और अगर जावेद को वही गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स की मद में चाहिए तो फिर जावेद को 7 लाख नहीं बल्कि 8,08,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 1,08,000 सिर्फ क्या होंगे सर्विस चार्जेस होंगे।